नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसे डॉक्टर की जिसने लोगों की जान बचाई, लेकिन एक रात उसकी अपनी जान किसी और चीज के हाथ में चली गई। और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आप रात में अकेले बाथरूम तक जाने से भी डरेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन है, लेकिन लोग मुझे डॉक्टर राज रंजन मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। मैं इस वक्त यूपी के बरेली शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड हूं। मेरी पत्नी विनीता भी डॉक्टर है। हमारा 5 साल का बेटा है, प्रिंस। सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी है उस समय की, जब मैं नया नया डॉक्टर बना था। एमबीबीएस की डिग्री हाथ में आई थी। माँ ने हलवा बनाया था, पापा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मुझे लग रहा था अब जिंदगी सेट है। लेकिन कभी कभी भगवान इंसान को ऊपर उठाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे और जोर से नीचे गिरा सके। कुछ ही दिन बाद पोस्टिंग ऑर्डर आया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रायगांव, जिला मिर्जापुर। नाम सुनते ही दिल बैठ गया। गूगल किया। नजदीकी बस स्टॉप से 18 किलोमीटर अंदर, कच्ची सड़क, जंगल और चारों तरफ सुनसान खेत। मैंने बहुत कोशिश की पोस्टिंग बदलवाने की, लेकिन सरकारी नौकरी थी। मजबूरी में जाना पड़ा। जिस दिन पहली बार वहां पहुंचा, सांझ ढल रही थी। आसमान लाल हो चुका था। सड़क इतनी टूटी थी कि बाइक हर 2 मिनट में उछल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई दुकान, न कोई इंसान, बस हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब हेल्थ सेंटर पहुंचा तो वो बिल्डिंग देखकर ही अजीब सा डर लगने लगा। पुरानी टूटी दीवारें, खिड़कियों के शीशे आधे टूटे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोड़ा हुआ हॉस्पिटल हो, न कि जहां मरीज आते हों। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, डॉक्टर साहब, रात में यहां रुकना मत। मैं हंसा। क्यों, भूत है क्या यहां? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लोग कहते हैं यहां रात में मरीज खुद चलकर आते हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। पहली रात मैंने सोचा ये सब गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातें होंगी। मैं अपने कमरे में सो गया। करीब रात के 2 बजे अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा, सोचा कोई इमरजेंसी केस होगा। दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर गिरे हुए, गोद में एक बच्चा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने बच्चे को देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। मैं घबरा गया। इसे अंदर लाओ। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वो औरत गायब। बस फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो खुद खुद अंदर की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद हर रात 2 बजे कोई ना कोई मरीज आता, लेकिन सुबह रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं होती। गांव वाले कहते, डॉक्टर साहब, रात में तो यहां कोई नहीं आता। और फिर एक रात मैंने जो देखा, उसके बाद मैंने कभी उस जगह की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पास में घना जंगल था, इतना घना कि दोपहर में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। घर में जब सबको मेरी पोस्टिंग के बारे में पता चला, तो खुशी से ज्यादा चिंता थी। पापा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सरकारी नौकरी है, किसी से पंगा मत लेना। जितना काम हो सके उतना ही करना, ज्यादा हीरो मत बनना। मां की आंखों में तो डर साफ दिख रहा था। अकेले रहेगा, अगर कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा। अरे मां, अब मैं डॉक्टर हूं, मुझे क्या डर लगेगा। काश उस दिन मां की बात मान लेता। हफ्ते भर बाद
मैं अपनी पुरानी हीरो होंडा सी डी डीलक्स पर बैग टांग कर राही गांव की तरफ निकल पड़ा। शहर की भीड़ पीछे छूटती गई और रास्ते बदलते गए। पक्की सड़क खत्म, अब कच्चा रास्ता, उबड़ खाबड़, कीचड़, गड्ढे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2026 में नहीं बल्कि 1970 के किसी भूले हुए गांव में जा रहा हूं। चारों तरफ सिर्फ खेत, न कोई दुकान, न कोई इंसान, बस हवा की सीटी जैसी आवाज और कभी कभी दूर से कुत्तों का भौंकना। दिल अजीब सा घबराने लगा था। बिना वजह गांव में घुसते ही ऐसा लगा जैसे वक्त सच में पीछे लौट गया हो। छप्पर वाले घर, टूटी दीवारें, मिट्टी के आंगन, नंगे पैर बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सब चिल्लाने लगे, मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल वाला आया। ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन उतर आया हो। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बूढ़े ताश खेल रहे थे। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, भाई क्या बेचने आए हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं यहां का नया डॉक्टर हूं। ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। जो अभी तक आराम से बैठे थे एकदम खड़े हो गए, जैसे किसी अफसर को सलाम कर रहे हों। उनकी आंखों में अजीब सा डर था, सम्मान से ज्यादा डर। मैंने एक बच्चे को बाइक पर बैठा लिया। उसने नाम बताया, रचित। बहुत मासूम, साफ कपड़े, बड़ी चमकती आंखें। वो रास्ता बताता जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे किसी से बच रहा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, कुछ नहीं डॉक्टर अंकल। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। 2 मोड़ के बाद स्वास्थ्य केंद्र दिखा और उसे देखकर मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर जम गए। वो एक छोड़ी हुई भूतिया हवेली लग रही थी। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था और ऊपर लगा बोर्ड हवा में चर्र चर्र की आवाज करते हुए हिल रहा था। सरकारी डिस्पेंसरी, राही। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। मैं अंदर गया तो सीलन की बदबू, दवाइयों की बासी गंध और कुछ अजीब सी सड़ी हुई महक, जैसे बहुत पुरानी लाश की। मैंने खुद को समझाया, रंजन ओवरथिंक मत कर। सामने 2 से 3 लोग खड़े थे, सब चुप, एकदम चुप, जैसे बोलने से डर रहे हों। सबसे आगे कंपाउंडर कांति भाई, 50 साल का, आधी गंजा सिर, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी, लाल, नींदहीन और घबराई हुई। वो मेरे पास आया, धीरे से नमस्ते किया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान मुस्कान नहीं थी, जैसे कोई मजबूरी में दांत दिखा रहा हो। फिर उसने कहा धीमी भारी आवाज में, डॉक्टर साहब आप रात में यहाँ रुकेंगे ना? पता नहीं क्यों उस सवाल में स्वागत कम और चेतावनी ज्यादा थी। कांति भाई ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो साहब, बहुत दिन बाद यहाँ कोई नई उम्र का डॉक्टर आया है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, नमस्ते कांति भाई जी, मैं डॉक्टर रंजन। वो बोला, हम तो बस दुआ कर रहे थे अगली बार कोई अच्छा डॉक्टर आए, पिछला वाला तो बस चाय पीने आता था। फिर वो थोड़ा झुककर धीमे से बोला, वैसे साहब आप भी 2-4 दिन में भाग जाओगे, सब भाग जाते हैं यहाँ से। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, यहाँ ऐसा क्या है? वो मेरी आंखों में देखने लगा, फिर बोला, यहाँ के मरीज जितने बीमार नहीं उतना ये जगह बीमार है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? वो अचानक जोर से हंस पड़ा, अरे मजाक कर रहा हूं साहब, आप डर गए क्या? लेकिन उसकी हंसी नकली थी और आंखों में डर अभी भी था। उसने समझाया, गांव वाले अंधविश्वासी हैं, दवा से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं। हर बीमारी उन्हें भूत प्रेत लगती है। मैंने सोचा, चलो ठीक है, देहात है, ऐसा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। फिर उसने कहा, आइए साहब आपकी राजगद्दी दिखाते हैं। मैं अंदर गया और जो देखा वो देखकर मेरा सिर घूम गया।
कमरा ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद पड़ा हो। दीवारों पर जाले, छत से लटकते मकड़ी के घोंसले, टेबल पर धूल की मोटी परत जिस पर कबूतरों के पैरों के ताजा निशान। मतलब यहां इंसानों से ज्यादा कबूतर बैठते थे। और मेरी राजगद्दी, एक टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी जो मुझे देखकर ही कांप रही थी, जैसे कह रही हो मत बैठ, टूट जाऊंगी। मैं बैठा। छर्र। कुर्सी ऐसी आवाज करने लगी जैसे किसी की हड्डी टूट रही हो। उस आवाज ने पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैं गुस्से में बोला, ये अस्पताल है या कबाड़ खाना? साफ करो सब। कांति भाई और चपरासी भागते हुए सफाई में लग गए। मैं बाहर खड़ा था, लेकिन बाहर खड़े खड़े भी अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। 15 मिनट बाद अंदर गया। पहला मरीज आया। सब सामान्य, बुखार, खांसी, पेट दर्द। लेकिन हर मरीज एक ही बात बोलता, साहब ऊपरी चक्कर है, कोई साया है, कोई रात में गला दबाता है। मैं हंसकर समझाता, ये सब वहम है। तभी मेरी नजर पीछे गई। एक खिड़की टूटी हुई थी, हवा अंदर आ रही थी। और पीछे का स्टोर रूम, उसका दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। टक टक टक, जैसे एक कोई अंदर से खटखटा रहा हो। मैंने पूछा, कांति भाई अंदर कोई है? वो तुरंत बोला, नहीं साहब, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? वो चुप। फिर बोला, बस पुराना सामान है। उसकी नजरें मुझसे बच रही थीं। दिन बीतने लगे। मैं ईमानदारी से इलाज करता। गांव वाले खुश। नाम फैलने लगा। डिस्पेंसरी में रौनक आ गई। पहले जहां सन्नाटा था, अब बच्चों की हंसी थी, लोगों की भीड़ थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली। रोज शाम ढलते ही वो जगह फिर से सुनसान हो जाती। पक्षी भी पेड़ों से उड़ जाते, कुत्ते चुप हो जाते, हवा भारी हो जाती, जैसे कोई अनदेखी चीज अंधेरा होते ही जागती हो। और सबसे अजीब बात, कांति भाई सूरज ढलते ही घड़ी देखने लगता, घबराने लगता और रोज कहता, साहब आज जल्दी निकल जाइए, रात में यहां रुकना मत। मैं हंस देता, अरे भूत से डरते हो क्या? वो कुछ नहीं बोलता, बस एक ही बात कहता, धीमी आवाज में, यहां रात में मरीज खुद चलकर आते हैं। उस दिन मुझे नहीं पता था, जिस गांव को मैं ठीक कर रहा था वही गांव अब मुझे बीमार करने वाला था। क्योंकि बहुत जल्द इस गांव की डरावनी कहानियों में एक नई कहानी जुड़ने वाली थी। और वो कहानी किसी और की नहीं, मेरी होने वाली थी। मुझे क्या पता था कि जिस गांव के किस्से मैं सुन रहा था, कुछ दिनों बाद लोग उसी गांव में मेरा किस्सा सुनाने वाले थे। धीरे धीरे गांव में मेरा भरोसा बनने लगा था। लोग दवा लेने आते, फिर बैठकर अपने दुख भी सुनाने लगते। बीमारी कम, झगड़े ज्यादा। कोई मुर्गी चुरा ले गया, कोई टोना कर गया, किसी की भैंस पर भूत बैठ गया, किसी की बहू पर चुड़ैल सवार हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई। दो औरतें एक दूसरे के बाल पकड़कर डिस्पेंसरी में घुस आईं। डॉक्टर साहब इंसाफ करो, मेरी मुर्गी इसने चुरा ली। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। यह अस्पताल है या पंचायत? दूसरी औरत आई, मेरी बहू को टोना हो गया है। मैंने पूछा, बुखार है? नहीं। खाना खाती है? हाँ। तो दिक्कत क्या है? वो फुसफुसाकर बोली, रात में अपने आप हंसती है, दीवार से बातें करती है, कोई उसका खून चूस रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जांच की, निकला साधारण वायरल बुखार। दवा दी, 2 दिन में ठीक। लेकिन गांव वालों ने क्या फैलाया? भूत भगाने वाला डॉक्टर आ गया। अब लोग मरीज कम, भूत लेकर आने लगे। कांति भाई रोज हंसकर कहता, साहब आप डॉक्टर कम, ओझा ज्यादा बन गए हो। मैं भी मजाक में टाल देता, लेकिन कुछ चीजें थीं जो मजाक नहीं थीं। रोज शाम ढलते ही डिस्पेंसरी का माहौल बदल जाता। दिन की चहल पहल अचानक गायब। ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसें सुनाई दें। पंखे की घर्रर घर्रर आवाज भी डराने लगती। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप हिलता,
मैं खोलता, अंदर कोई नहीं, बस पुरानी स्ट्रेचर, टूटी बोतलें, जंग लगा बेड और सीलन की बदबू, जैसे बहुत पुरानी मौत की गंध। गांव वाले बार बार चेतावनी देते, डॉक्टर साहब, रात में घर मत जाना किसी के, जंगल में भूतों का अड्डा है। 2 गांव तो पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। जो गया वापस नहीं आया। मैं हंस देता, 21वीं सदी है भाई। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी जंगल का नाम सुनता दिल धक धक करने लगता, जैसे मेरा शरीर पहले से जानता हो कि वहां कुछ है। फिर एक दिन शाम करीब 7 बजे, जब मैं डिस्पेंसरी बंद करने ही वाला था, दरवाजा धीरे से खुला। छीर आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने देखा, एक आदमी खड़ा था, दुबला पतला, धूल से सना, आंखें अंदर धंसी हुई, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसके साथ उसकी पत्नी थी। औरत का चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई, होंठ नीले, और वो अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी, पलक भी नहीं झपका रही। आदमी कांपती आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, इसे बचा लो। 3 रात से ये सोती नहीं, रात में उठकर जंगल की तरफ चल देती है, किसी से बात करती है और अपनी ही आवाज में किसी और का नाम लेती है। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। पंखा चल रहा था, फिर भी सांस से धुआं निकल रहा था। और तभी उस औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती, और फुसफुसाई, डॉक्टर, तुम आ ही गए। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन वो मुझे पहले से जानती थी। मुझे क्या पता था, जिस गांव को मैं दवाइयों से ठीक कर रहा था, वही गांव धीरे धीरे मेरे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर चुका था। एक दिन बाबूलाल अपनी बीवी चंदा को लेकर आया, घबराया हुआ। डॉक्टर साहब, इस पर नजर लग गई है, पड़ोसी की भैंस बंधी, तब से इसकी हालत खराब है। मैंने जांच की, भूत प्रेत कुछ नहीं, सीधी सी बात, खून की कमी। आयरन, मल्टीविटामिन दी। 3 हफ्ते बाद चंदा बिल्कुल ठीक, चेहरे पर चमक, हाथ में देसी घी का डिब्बा लेकर आ गई। ऊंझा बाबा बोले थे, बुरी आत्मा है, आपने तो ऐसे ही ठीक कर दिया, ये घी रख लीजिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो डिब्बा टेबल पर रखकर चली गई। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, डॉक्टर भूत भी भगा देता है। अब हालत ये थी, लोग दवा कम, आत्मा ज्यादा लेकर आने लगे। कभी 2 आदमी लड़ते हुए आ जाते। इसने मेरी मूली तोड़ ली, इसने मेरे टमाटर खा लिए। मैं चिल्लाया, मैं डॉक्टर हूं भाई, पटवारी नहीं। कांति भाई हंसकर बोला, साहब, यहां डॉक्टर ही सब कुछ होता है। दिन में तो सब ठीक लगता था, लेकिन दोपहर के बाद डिस्पेंसरी का माहौल बदल जाता, ऐसा सन्नाटा कि अपनी धड़कन सुनाई दे। एक दिन मैं एक मरीज देख रहा था, तभी मेरी नजर खिड़की पर गई। कसम से किसी को खड़ा देखा, कोई चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने मरीज से कहा, जो तुम्हारे साथ आया है उसे बुला लो। वो घबरा गया, मेरे साथ? मैं तो अकेला आया हूं। मेरे पेट में अजीब सा डर उठा। मैं तुरंत बाहर भागा, लेकिन कोई नहीं। दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान, हवा और झाड़ियों की सरसराहट। मैं वापस अंदर आया तो मरीज भी गायब। मैं सन्न, अभी यहीं बैठा था, कहां गया? दरवाजा भी मैंने बंद किया था। पूरी बिल्डिंग छान मारी, श्यामलाल को बुलाया, कांति भाई को बुलाया, लेकिन एक भी इंसान नहीं मिला, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। श्यामलाल धीरे से बोला, साहब, ये ऊपरी चक्कर लगता है। मैंने उसे डांट दिया, लेकिन सच बताऊं, उस पल मेरे भी हाथ कांप रहे थे। उस दिन के बाद मुझे अक्सर एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी स्टोर रूम से आवाज, कभी खिड़की पर साया, कभी खाली कुर्सी अपने आप हिलती। मैं खुद को समझाता, रंजन, थकान है, भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था।
इसी बीच एक दिन दोपहर में एक लड़की आई। नाम आरती, साफ चेहरा, बड़ी आंखें, अजीब सी शांति, बाकी गांव वालों से बिल्कुल अलग। वो बोली, डॉक्टर साहब, पेट में जलन रहती है। मैंने दवा दी। हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप जैसे डॉक्टर को देखकर तो भूख भी लगने लगती है। मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन नजरें हटा लीं। 3 दिन बाद वो फिर आई, फिर मुस्कुराई, फिर बोली, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, थोड़ी और दवा दे दीजिए। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे देख नहीं रही, मेरे आर पार देख रही हो। और सबसे डरावनी बात, कांति भाई ने मुझसे धीरे से पूछा, साहब किससे बात कर रहे थे अभी? मैं बोला, आरती, वही लड़की। वो घबरा कर बोला, साहब यहां आज कोई लड़की आई ही नहीं। मेरे हाथ से पर्ची गिर गई, क्योंकि जिस कुर्सी पर वो बैठी थी वहां धूल की मोटी परत थी और कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। उस रात पहली बार मुझे लगा शायद गांव वाले पूरी तरह गलत नहीं थे। कुछ दिन तक आरती रोज आती रही, दवा लेती, मुस्कुराती, और जाने क्यों उसकी मौजूदगी से मुझे अपनापन महसूस होता था, जैसे इस अनजान गांव में वो ही एक चेहरा था जो मेरा अपना था। एक दिन वो चुपचाप बैठी रही। मैंने पूछा, क्या हुआ? धीरे से बोली, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे नई दुल्हन। उसने टिफिन खोला, गरम रोटियां, बैंगन का भरता, आम की चटनी, घी की खुशबू, पूरा कमरा महक गया। सच कहूं, गांव का खाना मुझे कभी पसंद नहीं आया। कभी नमक नहीं, कभी तेल नहीं, सब बेस्वाद। मैं घर का खाना बहुत मिस करता था, लेकिन उस दिन जैसे ही पहला कौर खाया, मैं रुक ही नहीं पाया। इतना स्वाद, इतना अपनापन, जैसे मां के हाथ का खाना हो। आरती मुझे देख रही थी, धीरे से बोली, अच्छा है ना? मैं मुस्कुराया, बहुत अच्छा। लेकिन यही आखिरी दिन था जब मैंने उसे देखा। उसके बाद वो कभी नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, फिर महीना। मैंने कांति भाई से पूछा, वो आरती नहीं आई आजकल? वो बोला, कौन आरती? अरे वही लड़की जिसने खाना खिलाया था। कांति भाई घूरने लगा, फिर बोला, साहब इस गांव में उस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मजाक मत करो, कसम से साहब, पूछ लो पूरे गांव में। उस पल मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। क्या मैंने सच में किसी ऐसी लड़की से बात की जो थी ही नहीं? मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल रहा है, और बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन असल डर तो अभी बाकी था। उस रात शाम से ही मौसम अजीब था। हवा बंद, पेड़ बिल्कुल स्थिर, आसमान काला, जैसे तूफान आने वाला हो। कांति भाई छुट्टी लेकर चला गया। डिस्पेंसरी में सिर्फ मैं और सन्नाटा। फिर बिजली कड़की और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मेरी टॉर्च और बारिश की आवाज, टप टप टप। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। दरवाजा खुला। एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में डर। डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए, मेरी बहन मर जाएगी। मैंने पूछा, नाम क्या है? वो बोला, आरती। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आरती। मैंने टॉर्च उठाई, उसके साथ चल पड़ा। जंगल का रास्ता, कीचड़, अंधेरा, झिंगुरों की आवाज, मेंढकों की टर्राहट, और बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैं बार बार मुड़कर देखता, कोई नहीं। करीब आधे घंटे बाद वो एक खंडहर के सामने रुका। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़की, सड़ा हुआ दरवाजा। वो बोला, यही है हमारा घर। मैं अंदर गया और मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे पर पड़ी, मेरा दिल बैठ गया। सामने चारपाई पर आरती लेटी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन इस बार सांस बहुत हल्की, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। उसकी मां पास बैठी थी, रो रही थी। बेटा, इसे बचा लो।
मैंने बैग से इंजेक्शन निकाला, उसकी नब्ज पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि नब्ज थी ही नहीं। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, मेरे सामने चारपाई के पास दीवार पर टंगी थी एक पुरानी तस्वीर, जिसमें आरती माला पहने मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, आरती स्वर्गवास 5 साल पहले। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और तभी मेरे कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, डॉक्टर आप देर से आए। आ भी गए डॉक्टर रंजन? पीछे से एक टूटी सी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, आरती की मां दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरे पर थकान, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश। आरती आपकी बहुत तारीफ करती है बेटा। मैंने सिर हिलाया। कैसी हालत है? वो बोली, 3 दिन से बुखार है, कुछ खाती नहीं, बस आपका नाम लेती रहती है। मैं चारपाई के पास गया। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, होंठ सूखे, सांसें तेज। लेकिन अजीब बात यह थी, उसका शरीर थोड़ा ज्यादा ठंडा था, जैसे किसी बुखार वाले का नहीं, बल्कि जैसे बर्फ छूली हो। मैंने नाड़ी पकड़ी, धड़क रही थी, पर बहुत तेज, अनियमित, जैसे कभी रुक जाएगी। तभी उसकी आंखें खुलीं, धीरे से मुस्कुराई। डॉक्टर बाबू, आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। उसकी आवाज सुनकर मेरे सीने में अजीब सा दर्द उठा। मैं बोला, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। उसकी मां गर्म पानी करने चली गई। मैं कमरे में अकेला रह गया। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमी और अचानक मेरा ध्यान गया कोने में पड़ी एक जंग लगी स्टील की थाली पर, जिसमें सूखे आम के पत्ते और काली राख जमी थी, जैसे किसी ने वहां कभी पूजा या कुछ और किया हो। मैंने पूछा, यहां आसपास कोई नहीं रहता? वो बोली, लोग हमें भूत समझते हैं बेटा, इसलिए कोई आता नहीं, पर हमें शांति मिलती है। उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी, खाली, गूंजती हुई। उन्होंने मुझे दाल चावल खिलाए। मैं मना करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था अगर मैंने मना किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जैसे ही पहला कौर खाया, फिर वही एहसास, वही स्वाद, वही अपनापन, ठीक वैसा जैसा उस दिन डिस्पेंसरी में आरती ने खिलाया था। आरती मुझे देखती रही, धीरे धीरे मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कोई और उन आंखों के पीछे से मुझे घूर रहा हो। फिर उसने हंसते हुए बताया, लोग हमें भूत समझते हैं, अच्छा है, कम से कम कोई परेशान नहीं करता। वो जोर जोर से हंसने लगी और कसम से उसकी हंसी कमरे में गूंज नहीं रही थी, बल्कि दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे घर खाली हो और आवाज भटक रही हो। मैंने दबा दी, कुछ पैसे रखे और निकलने लगा। रात के करीब 11 बज चुके थे। माधव मुझे छोड़ने चला। हम बाहर निकले। अचानक टूटी दीवार के पीछे कोई परछाई हिली। मैं ठिठक गया, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। जंगली जानवर होगा, माधव बोला, लेकिन उसकी आवाज में खुद डर था। जाते जाते मैंने आखिरी बार पीछे देखा। आरती की खिड़की पर कोई खड़ा था। मैंने सोचा आरती होगी, लेकिन नहीं। वो कद थोड़ा लंबा था, चेहरा काला, आंखें चमक रही थीं, और अगले ही पल गायब। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह मैं ठीक से सो नहीं पाया। बार बार वही परछाई, वही आंखें, वही मुस्कान। सुबह तड़के रचित आ गया। डॉक्टर साहब, चाय बना दूं? मैंने उसे गौर से देखा और अचानक पूछा, तुम लोग उस खंडहर में कब से रहते हो? वो चुप हो गया, कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, कौन सा घर? मैं बोला, अरे, जहां आरती रहती है। तुम, माधव, तुम्हारी मां। रचित का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। धीरे से बोला, साहब, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? हम तो गांव में रहते हैं। और उसने हकलाते हुए कहा, आरती दीदी तो। मेरी सांस अटक गई। आरती दीदी तो 5 साल पहले मर गई थी, बुखार से।
मेरे हाथ से कप गिर गया, चाय जमीन पर फैल गई। लेकिन कल रात मैं उसके घर गया था। रचित फुसफुसाया। साहब, उस खंडहर में तो कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं वहां रात को एक लड़की खाना बनाती दिखती है, और जो भी उसके घर जाता है। वो रुक गया। सुबह वापस नहीं आता। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, डॉक्टर बाबू, आप जरूर आएंगे। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए, क्योंकि आज भी मेरे बैग में वही स्टील की थाली रखी थी जिसमें कल रात मैंने खाना खाया था, और उस पर ताजा गीली मिट्टी लगी थी। सुबह की धुंध में जब मैं डिस्पेंसरी पहुंचा, श्यामलाल झाड़ू लगा रहा था। अचानक वो रुक गया। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जम गईं। उसके हाथ से झाड़ू गिर गया। वो बड़बड़ाया, साहब, अभी अभी यहां एक लड़की खड़ी थी, पीला सूट पहने। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? वो फुसफुसाया, वो जो पिछली जात वाली आत्मा है। लोग कहते हैं वही है। और वो भाग गया। उस दिन से मुझे भी वो हर जगह दिखने लगी। कभी खिड़की के बाहर, कभी दवा के शीशे में उसका चेहरा, कभी मेरे पीछे खड़ी, सिर्फ सांस लेती हुई, ठंडी बर्फ जैसी सांस मेरी गर्दन पर। रात को लाइट बंद करता तो लगता कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा है, धीरे से हंसता है। वही हंसी जो इंसानी नहीं थी, जैसे किसी खाली कुएं से आ रही हो। कभी रचित मंदिर के बाहर बैठा दिखता, कभी माधव अस्पताल के गेट पर खड़ा, भीगा हुआ, गमछा डाले, बस मुझे देखता रहता। एक रात मैंने उसकी मां को देखा, कंबल ओढ़े, कांपती हुई, आंखों में पानी। वो बोली, डॉक्टर साहब, हमारा कोई नहीं है। हमारी मिट्टी तक को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमें मुक्ति दिला दो। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैं पागल होने लगा था। दिन में डॉक्टर, रात में भूतों का साथी। नींद गायब, भूख गायब। आखिर एक बुजुर्ग मरीज ने कहा, सूरज बाबा के पास जाओ, वो तांत्रिक है। मैं शहर से बाहर पीपल के नीचे बनी झोपड़ी में गया। सूरज बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें लाल थीं। तुमने उन्हें छुआ है, उनसे खाना खाया है, तुमने उन्हें इंसान समझा है, अब वे तुमसे बंध गए हैं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उनकी मौत हादसे में हुई। 8 दिन बारिश हुई, घर गिर गया, चारों उसी मलबे में दब कर सड़ गए। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई रोने वाला नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब तक उनकी राख अग्नि को नहीं मिलेगी, वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस रात मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन मैं गांव लौटा। गांव वाले भी साथ आ गए। खंडहर वैसा ही था, टूटी दीवारें, सड़ा हुआ दरवाजा, और अंदर से आती एक अजीब बदबू। हमने खुदाई शुरू की, मिट्टी हटाई, ईंटें हटाईं, और फिर एक कंकाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक छोटा सा पतला कंकाल जिसकी कलाई में अभी भी पीली चूड़ी फंसी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरती मेरे मुंह से खुद निकला। पूरा गांव रो रहा था। हमने श्मशान में चिता सजाई, मंत्र पढ़े गए, गंगाजल छिड़का गया। जैसे ही आग लगी, अचानक तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे, आसमान काला हो गया, और कसम से मुझे लगा धुएं में 4 परछाइयां ऊपर उठ रही हैं। आरती आखिरी बार मुड़ी, मुस्कुराई, वही मासूम मुस्कान। लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। धन्यवाद डॉक्टर बाबू जैसी फुसफुसाहट मेरे कान में आई, और सब गायब। उस रात सालों बाद मुझे गहरी नींद आई। कोई खिड़की नहीं खड़की, कोई हंसी नहीं गूंजी, कोई सांस मेरे पीछे नहीं थी। लेकिन आज भी कभी कभी जब कोई गरीब मरीज मेरे सामने बैठता है, तो मुझे आरती की आंखें याद आती हैं। क्योंकि मैंने समझ लिया है, भूत हमेशा डरावने नहीं होते। कभी कभी वे सिर्फ भूखे, अकेले और भूले हुए इंसान होते हैं। ये थी आज की डरावनी कहानी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी
खौफनाक और सच्ची घटना। तब तक रात में खिड़की बंद करके सोना। कौन जाने कोई आपको देख रहा हो।